जस्टिस वाला हमारा चैप्टर चल रहा है। हमने इसमें अभी तक अ, जो 3 डायमेंशंस हैं उनको कंप्लीट कर लिया है लास्ट लेक्चर तक, और आज हम करेंगे इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ जस्टिस। तो जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक डायमेंशन की, तो इकोनॉमिक डायमेंशन हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम चाहते हैं कि हम दूसरी डायमेंशन को अचीव करें। क्योंकि अगर आप इकोनॉमिकली सिक्योर नहीं हो तो आप किसी भी जस्टिस को अच्छे से जी नहीं सकते। क्योंकि बोला जाता है ना कि मतलब खाली पेट तो इंसान भगवान की पूजा भी नहीं कर सकता। तो इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ जस्टिस की इस तरह जो इम्पोर्टेंस है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये मतलब जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ जस्टिस की, तब हम बात कर रहे हैं कि सभी को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना उनके लाइवलीहुड के लिए, यानी कि उपजीविका का साधन हर एक के पास होना चाहिए। It means to help people who are not able to work and earn their livelihood. तो इसमें हम प्राइमरली बात करते हैं कि जो बेसिक नीड्स होती हैं वो सभी की पूरी होनी चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो आपकी बेसिक ज़रूरतें हैं, मूलभूत ज़रूरतें हैं, वो भी पूरी होनी चाहिए। इसी के साथ-साथ और भी बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो भी जुड़ जाती हैं, उनको हम साथ ही में डिस्कस करेंगे। तो कौन-कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिससे ये सुनिश्चित होता है कि इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करवाया जा रहा है सरकार की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से? फर्स्ट है राइट टू वर्क फॉर एवरीबॉडी, यानी कि काम करने का अधिकार हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। जैसा कि हमें पता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, बेरोजगारी है, उसको हम कर्ज की तरह देखते हैं, एक अभिशाप की तरह देखते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि अ, आर्थिक समानता लोगों में लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है, वो होती है अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे में सरकार को ऐसे प्रावधान लेके आने चाहिए, जहाँ पर हर एक के लिए सरकार की तरफ से ये अश्योर करवाया जाए कि उनको राइट टू वर्क प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सेकंड पॉइंट, फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स। तो रोटी, कपड़ा और मकान, क्लोथिंग, फूड एंड शेल्टर, ये हम सभी की बेसिक नीड्स होती हैं। इनको सबसे पहले पूरा किया जाना चाहिए। तो अ, सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले वो बेसिक नीड्स उनको पूरा करे, और उसके बाद वो आगे की डिमांड्स की तरफ, बाकी डिमेंशंस की तरफ ध्यान दे। थर्ड पॉइंट है टू रिड्यूस वाइड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। तो समाज में हमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो आर्थिक गैप है दो लोगों के बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो सरकार की नीतियाँ, स्कीम्स ऐसी होनी चाहिए जिससे कि जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा खत्म किया जा सके, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके। ताकि जब लोगों में आर्थिक समानता होगी, तो तभी हम बोल सकते हैं कि सभी को मतलब इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करवाया जा रहा है सरकार की तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वल वेजेस फॉर सेम जॉब, यानी कि एक जॉब अगर दो लोग कर रहे हैं तो उनको जो सैलरी दी जा रही है वो भी एक जैसी दी जानी चाहिए। अक्सर हमारी सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है कि मेल और विमेन को एक जैसा ट्रीट ट्रीट नहीं किया जाता। यानी कि जो मेल है उसको ज़्यादा सैलरी दी जाती है कई बार, और कई बार फीमेल को उसी के अकॉर्डिंगली सैलरी नहीं दी जाती। या इवन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, तो वहाँ पर विमेन को ज़्यादा सैलरी दी जाती है। कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं और जहाँ पर मेल को इवन कंसिडर भी नहीं किया जाता। तो ऐसी जो मतलब मेंटालिटी है, सेट मेंटालिटी, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। सभी को एक समान सैलरी प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा सोसाइटी में होता है देन इट इज़ क्लियरली वॉयलेशन हो रहा है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है जो जस्टिस का। तो सभी को सैलरी एक समान मिलनी चाहिए एक जॉब के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। तो जो भी वर्कर्स होते हैं, उनके जो हित होते हैं, उनका मतलब ख्याल रखना सरकार की जिम्मेवारी होती है। जैसे कि हम बात करते हैं फैसिलिटीज लाइक अरेस्ट, तो उनको भी काम के दौरान कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड होना चाहिए जब वो
आराम कर सकते हैं, उनको भी हॉलिडेज़ मिलनी चाहिए। जैसे संडे आता है तो ये फिक्स्ड हॉलिडे हर एक के लिए होनी चाहिए और जो गज़टेड हॉलिडेज़ होती हैं, वो भी उनको मिलनी चाहिए और जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं वर्कर, वहाँ से उनका इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ बीमा होना चाहिए और जो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ होती हैं, वो भी प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। इन केस अगर कोई बीमार पड़ जाता है या मतलब अननेचुरल डेथ होती है, किसी की इमीडिएटली डेथ हो जाती है, तो ऐसे में भी जहाँ पे भी वर्कर काम कर रहा है, वहाँ से भी उसको कुछ मुआवज़ा या कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो ऐसे प्रावधान होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। अब यहाँ पर बात की जा रही है एक व्यक्ति की जो योग्यता है और जो उसकी ज़रूरत है, उसी के अनुसार सरकार को इकोनॉमिक जस्टिस स्थापित करना चाहिए। मगर रियलिटी ये है कि किसी की क्या ज़रूरत है, इसको हम फिक्स नहीं कर सकते। हर एक की आपको एबिलिटी जो सर्टिफ़िकेट्स में देखने को तो मिलेगी, बट जब वो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में एंटर करते हैं, तो वहाँ पर हमें स्किल्स की डिमांड होती है। तो ये मतलब पॉइंट हम कह सकते हैं कि 100% फिट नहीं बैठता। सोशलिस्ट कंट्री में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है मगर ये एक्चुअली में सक्सेसफुल कभी भी देखने को नहीं मिलता कि हर एक व्यक्ति की जो काबिलियत है, जहाँ ज़रूरत है, उसी के अकॉर्डिंगली उसको मतलब काम दिया जाए। क्योंकि आपको पता है कि समय के साथ-साथ जो आपकी ज़रूरतें होती हैं, वो भी बदलती रहती हैं। तो ऐसे में इनको फिक्स करना अपने आप में नाइंसाफ़ी होगी। तो जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं, जैसे रशिया, चाइना, यूगोस्लाविया, इन्होंने कोशिश की है कि मतलब हर एक व्यक्ति की जो ज़रूरत है, उसकी काबिलियत है, उसी के अकॉर्डिंगली उनको जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करवाई जाए। बट प्रैक्टिकली ये मतलब आइडिया इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। नेक्स्ट पॉइंट है जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जो वेल्थ है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए। मतलब इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर वेल्थ का कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो पूरा होल्ड कर रहे हैं पैसे के ऊपर तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उनके पास जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो आ जाएगी और अगर अगर उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर आएगी तो अल्टीमेटली वो जो वर्किंग क्लास है उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हुए हमें देखने को मिलेंगे तो इसीलिए जो संपत्ति होती है, दौलत वगैरह होती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया जाए ताकि वो कुछ ही हाथों तक सीमित ना हो। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी कंट्री की, वो कुछ ही लोगों तक सीमित ना हो और उनके पास जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो ना आ जाए। यानी कि कुछ ही लोगों के द्वारा पूरा देश ना चले, ऐसे हालात देश की सरकारों को बनाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एंड ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। यानी कि आर्थिक तौर पे जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है, उसको पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि जो गरीब लोग होते हैं, उनके साथ शोषण होता है, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, पूंजीपति होते हैं, क्योंकि वो समय पर उनका पैसा नहीं देते और गरीब को पूरा अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। कई बार हमें बच्चे जो हैं, वो ऐसी जॉब्स में काम करते हुए देखने को मिलते हैं, जहाँ पर उन्हें काम नहीं करना चाहिए। यानी कि जो आपकी एज होती है वो पढ़ने वाली है, मगर आप ऐसे कोई माइनिंग की जॉब में अगर मतलब 14-15 साल का बच्चा जॉब कर रहा है, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। यानी कि कहीं न कहीं उसका आर्थिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ऐसे ही जो औरतें हैं, वो भी और जॉब्स करती हैं। तो अक्सर देखने को आता है कि इनका जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो रिच क्लास है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग क्लास है, वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसको पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए। ऐसे कानून बनाने चाहिए, ऐसे प्रावधान बनाने चाहिए। हालाँकि ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे कानून हैं। अब जो ज़रूरत है उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। तो सोसाइटी में आपको पता है कि कुछ ऐसे भी वर्ग होते हैं जो आर्थिक तौर पे ज़्यादा अच्छे नहीं होते।
तो उनके लिए सरकार को अलग से काम करने की ज़रूरत होती है। अगर सरकार ऐसे नहीं करेगी, तो निश्चित तौर पे समाज के सारे वर्ग एक साथ इकट्ठे होके आगे बढ़ते हुए हमें नहीं देखने को मिलेंगे। तो सरकार की नीतियाँ इस तरीके से होनी चाहिए, जो समाज में पिछड़े हुए हैं, जो शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, उनको आगे लाने के लिए स्पेशल प्रावधान लेके आने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, लिमिटेड राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल है पॉइंट कि जो प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है, किसी भी व्यक्ति के पास कुछ सीमित मात्रा तक ही होनी चाहिए। तो अगर तो कंट्री बहुत ज़्यादा गरीब है और अगर ऐसे हो रहा है कि कुछ लोगों द्वारा जो प्रॉपर्टी है परचेज़ की जा रही है और अपनी वो मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, देश में एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जो राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको सीमित किया जा सकता है। मगर अगर हम ऐसे सोसाइटी में जहाँ पर ऐसा कुछ बड़े स्तर पे नहीं देखने को मिलता, वहाँ पर भी हम राइट टू प्रॉपर्टी को सीमित करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों के कहीं न कहीं जो राइट है प्रॉपर्टी का, उसका हनन कर रहे हैं, उसका वॉयलेशन कर रहे हैं। तो मार्क्सिस्ट जो व्यू पॉइंट है, वो इसके बारे में क्या बोलता है? प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ द रूट कॉज़ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। उनके अकॉर्डिंगली सोसाइटी में जो भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसका जो रूट कॉज़ है, जो मेन कारण है, वो है जो कुछ ही लोगों द्वारा संपत्ति खरीद ली जाती है और बाद में वो अ, मोनोपोली अपनी क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि जो अ, वेल्थ इकट्ठी करने की जो इंसान के अंदर भूख होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती। तो ऐसी जो भूख है उसको खत्म करने का सिंपल सा तरीका यही है कि सरकार की तरफ से ही कुछ इसके ऊपर कानून बन जाने चाहिए। ऐसे मार्क्सिस्ट के व्यू पॉइंट हैं। तो जब हमने बोला है कि मार्क्सिस्ट दैट मीन्स कि जो मार्क्स के फॉलोअर्स हैं, जो मार्क्स की विचारधारा के साथ एग्री करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट मतलब हिंदी में कल्याणकारी राज्य, जिसमें जो सरकार है वहाँ पे लोगों का कल्याण किया जाता है, लोगों का वेलफेयर किया जाता है, अलग-अलग तरीके से ऐसी स्कीम्स लाई जाती हैं, जिससे जो समाज के लोग हैं उनको बेनिफिट्स मिल सके सरकार की स्कीम्स के द्वारा। एसेंशियल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस, जिससे कि क्या होता है कि जो आर्थिक न्याय है वो स्थापित होता है और सरकार की तरफ से समय-समय पर ऐसे प्रावधान, ऐसे कानून अक्सर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जहाँ पर लोगों का भला किया जाता है। तो इसमें कई बार तो ऐसे होता है कि कुछ सेक्शंस को फोकस किया जाता है और कई बार एज़ कंट्री एज़ अ होल को फोकस किया जाता है जब समाज के भले की बात की जाती है, देश के भले की बात की जाती है। द नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस इन इकोनॉमिक फील्ड। तो जब हम बात करते हैं आर्थिक न्याय की, तो उस वक़्त इस पॉइंट का एक्चुअली में बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर हम 2 अलग-अलग टाइप्स की कंट्रीज़ की बात करेंगे, 2 अलग-अलग विचारधारा वाले जो लोग हैं, उनकी बात करेंगे। एक तरफ तो है लिबरलिस्ट, उदारवादी जो विचारों वाले लोग होते हैं या व्यक्तिवादी बोल सकते हैं इनको, इंडिविजुअलिस्ट या लिबरलिस्ट और दूसरी तरफ होते हैं सोशलिस्ट, समाजवादी लोग। तो पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअलिस्ट की या लिबरलिस्ट की। तो इनके अकॉर्डिंगली सरकार को जो इंडिविजुअल के इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, उसमें कम से कम अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखानी चाहिए। यानी कि ये मतलब फेवर करते हैं लेसिस फेयर का। यानी कि हम बात कर रहे हैं एडम स्मिथ और उनके फॉलोअर जो हैं, एडम स्मिथ स्कूल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली सरकार को जो भी इंडिविजुअल की जो वर्किंग है, प्राइवेट सेक्टर है, उसमें मिनिमम इंटरफेरेंस करनी चाहिए। जो रेड टेपिज्म का कॉन्सेप्ट होता है, फॉर्मेलिटीज़ होती है, कागजी कार्रवाई अगर आपने कोई अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, जो इतनी ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर होती है कि कोई भी प्राइवेट काम करना स्टार्ट ही ना करे। वो चीज़ बिल्कुल ही खत्म होनी चाहिए। ये विचार होते हैं उदारवादियों के
व्यक्तिवादियों के, यानी कि सरकार का जो रोल है इंडिविजुअल की जो भी बिज़नेस है, उसका काम-काज है, सीमित होना चाहिए, उसके ऊपर टैक्स भी है, वो भी सीमित मात्रा में ही लगना चाहिए। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें समाजवादी विचार की, सोशलिस्ट व्यू पॉइंट, जो समाजवादी विचार है, वो फ़ेवर करते हैं कि जो स्टेट है, उसकी इंडिविजुअल्स के जो काम-काज हैं, उसमें इंटरफेरेंस होनी चाहिए, इंडिविजुअल की जो लाइफ़ है, उसमें इंटरफेरेंस होनी चाहिए। तो फर्स्ट व्यू पॉइंट मेक्स द इंडिविजुअल prey in the hands of capitalist. Second viewpoint diminish individual liberty. तो जो लिबरलिस्ट व्यू पॉइंट है वो एक्चुअली में कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है, पूंजीवाद को प्रमोट करता है। और अगर हम बात करते हैं सोशलिस्ट व्यू पॉइंट की, तो उससे कहीं ना कहीं जो एक व्यक्ति है उसकी जो स्वतंत्रता है वो खतरे में आती है, वो खत्म होती है। तो अल्टीमेटली यही है कि दोनों को ही साथ लेके चलना चाहिए, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मिक्स्ड इकोनॉमी। सो इसमें यही बोला गया है कि मिक्स्ड इकोनॉमी इज बेटर देन कंप्लीटली फॉलोइंग लिबरलिस्ट व्यू पॉइंट और सोशलिस्ट व्यू पॉइंट। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसको बेटर बताने की कोशिश की गई है, यानी कि आप कंप्लीटली कैपिटलिज्म को ना फॉलो करो, ना ही कंप्लीटली आप सोशलिज्म को फॉलो करो, यानी कि आप मिडिल पाथ को फॉलो करना फेवर करो, जिसमें आप लोगों की जो लिबर्टी है उसको भी वोलेट ना करो। एट द सेम टाइम हमने ऐसी भी मार्केट क्रिएट नहीं होने देनी जिससे कि जो कैपिटलिस्ट हैं उनके ही इंटरेस्ट को सिर्फ प्रमोट किया जाए सरकारों द्वारा। तो दोनों को साथ में लेके हमने चलना है। और 1991 के बाद जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको आपको पता ही होगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। बट 2016 में पीएम मोदी ने ये डिक्लेयर किया था कि हम तो देखो प्राइवेट सेक्टर को हमेशा इनवाइट करते हैं कि आप इंडिया में आओ और इंडिया में आके आप अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करो, क्योंकि जो दूसरे देशों की इंडस्ट्री आपके देश में तभी आके इस्टेब्लिश होती है कि जब आपके देश में जो एक टैक्स है, टैक्स बार जो है वो बहुत ही कम हो। और जब वो आके काम करते हैं यहाँ पर आप उनको मतलब फॉर्मेलिटीज कागजी कार्रवाई में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना होना पड़े, यानी कि वो इजीली अपना काम कर सकें, तभी वो आके काम करना पसंद करेंगे। तो जो गवर्नमेंट है, रिसेंट गवर्नमेंट जो है एनडीए गवर्नमेंट, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है। तो आप देखोगे कि इंडिया की जो ईज़ ऑफ डूइंग जो रैंकिंग है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। तो प्रेज़ेंट टाइम में हम कैपिटलिज़्म को फ़ेवर करते हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को देखो इंडिया में हम खुद न्योता दे रहे हैं। तो यहीं पे आपका जो अलग डायमेंशन थी 4 वो कंप्लीट हो गई जस्टिस की।